हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेलीस्कोप। अगर आपने लेक्चर जो कि है माइक्रोस्कोप पे उसे नहीं देखा तो उसे देख कर आइए, या फिर आप माइक्रोस्कोप पढ़ कर आइए ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आए। जैसे कि आपने देखा कि हम छोटे स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे थे, क्योंकि माइक्रोस्कोप उसे क्या कर रहा था, हमें मैग्नीफाइड करके शो कर रहा था। लेकिन टेलीस्कोप जो होता है वो जो बड़ी बड़ी जैसे प्लैनेट्स हो गए, मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए ये क्या है, ये बड़े तो हैं लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो उन्हें हमें शो करने के लिए हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप क्या है? इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस। इट इज़ एन ऑप्टिकल device which enable us to see distant object जैसे कि ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि हमें क्या करता है, इनेबल करता है कि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, क्लियरली देख सके। जैसे कि आप देखते हैं, मून को देखते हैं, वेनस को देखते हैं, मार्स को देखते हैं, लेकिन ये आपको इस अच्छे से दिखाई नहीं देता, क्लियरली नहीं दिखाई देता, क्योंकि विजुअल एंगल जो बनता है हमारी आँख पे उससे बहुत ज़्यादा छोटा बनता है। इसकी वजह से उसकी जो इमेज है हमें अच्छे से दिखाई नहीं देती। तो ये क्या करता है, हमें ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे आँख के पास बनाता है, ताकि जो हम ऑब्जेक्ट को सी कर रहे हैं, जैसे मार्स या मून को, वो क्या कर सके, हम उसे क्लियरली शो कर सके, सी कर सके। विजुअल एंगल क्या था? विजुअल एंगल जैसा कि हमने देखा था, विजुअल एंगल लेट्स से थीटा की बात करें, हमने जब माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था। लेट्स सपोज दैट ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और यहाँ पे हमारी आई है, यहाँ पे हमारी आई है। तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारे आँख पे एंगल बना रहा था उसी को हम कह रहे थे विजुअल एंगल, लेट्स से थीटा। तो यहाँ पे इसकी इमेज इतनी बड़ी, अगर विजुअल एंगल और बड़ा होता, लेट्स सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा होता, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे जो थीटा बनता वो ज़्यादा बड़ा बनता। जब थीटा बड़ा बनता तो क्या होता, यहाँ पे विजुअल एंगल जब बड़ा बना तो इमेज भी बड़ी बनेगी। मीन्स अगर जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा बड़ा एंगल बनाएगा हमारे आई पे, वो क्या करेगा, उतनी बड़ी इमेज बनेगी। लेकिन इस केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट तो बड़ा है लेकिन हमारे आँख पे जो इसका विजुअल एंगल बन रहा है वो बहुत ही छोटा बन रहा है। लेट्स सपोज दैट ये कोई प्लैनेट है, बहुत दूर है, हमारी आई यहाँ पे है, यहाँ से हम इसे देख रहे हैं, तो अब देखेंगे इसे ये क्या करेगा, ये बहुत ही छोटा एंगल बनाएगा, बहुत ही छोटा। लेट्स सपोज दैट ये हो गया थीटा एंगल। तो ये विजुअल एंगल बहुत ही छोटा बना रहा था, इसलिए इसकी जो हाइट होगी वो बहुत ही छोटी दिखाई देगी। तो टेलीस्कोप क्या करता है, ये बस हेल्प करता है इसकी इमेज, फाइनल इमेज फॉर्म करने के लिए। मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा जो विजुअल एंगल है वो ज़्यादा बनेगा, मीन्स ये ऑब्जेक्ट हमें बड़ी दिखेगी और क्लियरली दिखेगी। तो विजुअल एंगल थीटा को ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को हमारे पास बना के विजुअल एंगल जो थीटा था वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये क्लियरली दिखाई देता है। जैसे कि लेट्स सपोज दैट दो ऑब्जेक्ट हमने एक ही जगह पे रखे और एक एंगल का थीटा बन रहा है, एक एंगल थीटा डैश बन रहा है। अगर थीटा डैश ज़्यादा होगा तो जो थीटा डैश बनाने वाला ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि विजुअल एंगल क्या होता है। अब यहाँ पे हम टेलीस्कोप की बात करते हैं। तो टेलीस्कोप यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसका हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे, जिसका फार्मूला डेरिवेशन भी आपको आता है एग्जाम में।
और लेकिन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम देखेंगे उसका डायग्राम वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम रिफ्लेक्टिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उसके बाद पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। यहाँ पे दो प्रकार के टेलीस्कोप होते हैं हमारे पास। पहला होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्रैक्टिंग मीन्स उसमें कुछ रिफ्रैक्शन जैसा रिफ्रैक्शन फिनोमिनन हो रहा होगा और रिफ्लेक्टिंग में रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और इसके सारे डेरिवेशन देखेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ेंगे जिसमें हमें मेनली पढ़ना है उसका डायग्राम और उसकी वर्किंग देखनी है कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, लेंसेज का यूज करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिनन होगा। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल जिससे हम सन, मून, प्लैनेट्स को देखते हैं, और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ पे हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। इसका कंस्ट्रक्शन देखने से पहले हम देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होगा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज। जो फाइनल इमेज बनेगी उससे जो विजुअल एंगल फॉर्म होगा अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा विजुअल एंगल फॉर्म्ड होगा उसको देखेंगे। हमने माइक्रोस्कोप के केस में देखा था कैपिटल डी। तो आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम डी पे लाके नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत दूर है, वो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से उसे हम क्या करेंगे, उसे हम नहीं ला सकते। जो कि जैसे प्लैनेट्स हो गया, मून हो गया, आप क्या कर सकते हैं, उसे डी पे नहीं ला के रख सकते। इसलिए यहाँ पे जो विजुअल एंगल लेंगे हम, वो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमारे आइज़ पे बन रहा होगा उसी को लेंगे। तो यहाँ पे विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज जो था वो है बीटा अपॉन में जो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अल्फा के इक्वल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं अब यहाँ से हमारे पास आ गया था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अब यहाँ से हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का जो पहला लेंस होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, वो लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ का यूज करते हैं। ये जो होता है हमारे पास ये होगा लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ का होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का क्या करना है, इमेज फॉर्म करना है। जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है तो ये जितना ज़्यादा रेज को कलेक्ट कर पाएगा उतनी ही अच्छी इमेज फॉर्म कर पाएगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, इसका लार्ज फोकल लेंथ का ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो लार्ज फोकल लेंथ का होता है और लार्ज अपर्चर का होता है। तो यहाँ पे जो होगा ऑब्जेक्टिव लेंस ये होगा हमारे पास लार्ज फोकस का। लेट्स सपोज दैट इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है। आप जो भी डायग्राम बनाएंगे स्केल का ये हेल्प लेके बनाएंगे ताकि ये जो इमेज है आप पे अच्छे बन सके।
अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो भी है ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो भी रेज आएंगी वो आएंगी हमारे पास इन्फिनिटी पे, जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वहाँ से आएगी। जैसे कि सन है, मून है, तो वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से हमारे पास रेज आएंगी, जो भी रेज आएंगी आपको पता है इन्फिनिटी से जो भी रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो पैरेलल आएंगी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही हो, लेकिन वो क्या आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। तो यहाँ पे हम रेज बनाते हैं ऐसी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो लेकिन पैरेलल है। यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही हैं, जो कि एक रेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, एक रेज जो है हमारे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी यहाँ से इस तरह से। आप स्केल का यूज करके बनाएंगे ताकि ये अच्छे से बने। यहाँ पे कुछ आएगी इस तरह से, और एक रेज आएगी हमारे पास सेकेंड रेज। अब उसका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो कुछ बेंड होगी, बेंड होने के बाद वो कुछ इस तरह से जाएगी और कुछ यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगी। यहाँ पे लेट सपोज दैट इस पॉइंट पे उसकी इमेज फॉर्म हुई, यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म हुई। अब आपको पता है ये जो भी इमेज जहाँ पे फॉर्म होगी ये होगी फोकल लेंथ पे फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी। फोकस पे क्यों फॉर्म होगी, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो उसकी इमेज फॉर्म होती है वो फोकस पे फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे फॉर्म हुई है वो किसके इक्वल डिस्टेंस है, v की जो डिस्टेंस है वो f0 के इक्वल है। यहाँ पे हम f0 इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो भी है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। सपोज दैट कि जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरह से वहाँ पे बी ए था, मीन्स उसकी हाइट इस तरह से थी। ये है बहुत ही लार्ज ऑब्जेक्ट था, उसकी जो हमें छोटी सी इमेज मिली यहाँ पे। अब जो हम आई पीस रखते हैं जिसका स्मॉल फोकल लेंथ है, यहाँ पे होगा कहीं पे आई पीस, ये हो गया हमारे पास आई पीस। ये हो गया हमारे पास आई पीस, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि आई पीस का जो फोकल, ये तो इसका जो आई पीस का जो फोकल लेंथ होगा वो होगा स्मॉल इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के केस से हम कंपेयर करें तो जो आई पीस का फोकल लेंथ होगा वो बहुत ही कम होगा। आई पीस का जो होगा फोकल लेंथ होगा वो होगा स्मॉल फोकल लेंथ का, स्मॉल फोकल लेंथ का होगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसको स्मॉल लेंगे तो ये जो भी इसको ऐसे हम डिज़ाइन करते हैं कि यहाँ पे f0 है तो fe की वैल्यू कहीं इधर लाई करे, मीन्स जब भी इमेज फॉर्म हो वो फॉर्म हो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के बीच में, कहीं बिटवीन में फॉर्म हो। तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है, जो है जैसे कि प्लैनेट है, उसकी इमेज को ये फॉर्म करेगा। यहाँ पे ये क्या होगी, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी। अब इस इमेज को ये इमेज क्या करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करने लगेगी सेकेंड लेंस के लिए, मीन्स आई पीस के लिए क्या करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। तो जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी तो एक रेज यहाँ से जाएगी और एक रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और एक रे इस तरह से जाएगी और ये क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। यहाँ पे होगा एफ के इक्वल कुछ और यहाँ ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो आप देखेंगे जो भी रेज होती हैं ये क्या हो जाती हैं, डाइवर्जिंग इन नेचर होती हैं। ये दोनों रेज क्या होंगी, डाइवर्जिंग होंगी। डाइवर्जिंग रेज
डाइवर्जिंग रेज। अब आपको पता है डाइवर्जिंग रेज है मीन्स ये आगे कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, मीन्स इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। तो इस केस में जो हम इसे पीछे की तरफ प्रोसीड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो हमें लगेगा कि ये जो रेज आ रही हैं कुछ यहाँ से आ रही हैं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कुछ आ रही है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। ये हो जाएगी हमारे पास A डबल डैश एंड B डबल डैश की बात। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो आईपीस से जो इमेज की डिस्टेंस है मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारे पास UE की इक्वल हो जाएगा, ये UE की इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, बीटा बाई अल्फ़ा। हमें बीटा और अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो बीटा तो हमें पता है कि जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो किसके इक्वल है, बीटा, क्योंकि वो था ना विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज के द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है बीटा। बीटा अगर फॉर्म हो रहा है मीन्स बीटा हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब अल्फ़ा की बात होती है तो अल्फ़ा क्या था, जब हम माइक्रोस्कोप को हटा दें या फिर लेंस को हटा दें, लेंस को हटा के जब हम ऑब्जेक्ट को अपने आई के पास प्लेस कर रहे थे, जब उस समय जो एंगल बन रहा था वही अल्फ़ा था। लेट सपोज दैट हम यहाँ पे खड़े हो गए इस पॉइंट पे, मीन्स इस लेंस को हमने रिमूव किया और यहाँ पे खड़े हो गए, तो यहाँ पे हमारी आई है तो कितना एंगल वो बनाएगी, अल्फ़ा एंगल बनाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट से रेस आ रही थी वो क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे अल्फ़ा एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल अल्फ़ा है, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ से ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस ट्राइंगल को देखेंगे ओ बी डैश ए डैश, ओ बी डैश ए डैश। ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश में आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पता है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से tan अल्फ़ा की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ए डैश बी डैश की इक्वल है, ए डैश बी डैश की इक्वल है अपॉन में यहाँ पे जो बेस की बात करें तो बेस है एफ नॉट की इक्वल। तो आपको पता है अल्फ़ा बहुत छोटा है तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ऑलमोस्ट अल्फ़ा के इक्वल है क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन में एफ नॉट। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह बात करते हैं हम tan बीटा की बात करते हैं। tan बीटा, बीटा भी स्मॉल एंगल है, जब बीटा स्मॉल एंगल है तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इक्वल, तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल, देखिए ये ट्राइंगल की बात करते हैं हम इस तरह से। तो ये हो गया ए डैश बी डैश अपान में ये हो गया बेस हमारा म्यू ई के इक्वल, और यहाँ पे हो जाएगा ये जो है हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। हमें tan अगर बीटा एंगल निकालना है तो परपेंडिकुलर और बेस की बात करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास ए डैश बी डैश की इक्वल है और बेस की बात करें तो यहाँ पे म्यू ई की इक्वल है, सॉरी यू ई की इक्वल है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ से हम m में फॉर्मूला रखेंगे, m में रखेंगे इसकी वैल्यू m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई ए डैश बी डैश बाई यू ई, ए डैश बी डैश बाई यू ई। अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे हम तो वो हो जाएगी ए डैश बी डैश बाई एफ नॉट। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा ए डैश बी डैश यू ई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन में एफ
इंटू एफ ई हो जाएगा, एफ नॉट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एफ नॉट हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई यू ई। मीन्स जो मैग्नीफिकेशन होगा वो वहाँ पे हम फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का बात करेंगे, अपॉन में होगा म्यू ई। मीन्स जो ऑब्जेक्ट, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो ये इमेज फॉर्म हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस से, उसकी दूरी कितनी है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस से, उसकी बात करेंगे। तो वही फार्मूला हो जाएगा मैग्नीफिकेशन का। इसके आगे हम देखते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस एंड मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस देखते हैं। आप यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। यहाँ से अगर ये वैल्यू कैसे आई, इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हुई देखने में, तो यहाँ पे m इज़ इक्वल टू था हमारे पास बीटा बाई अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू है हमारे पास ए डैश बी डैश बाई यू ई, जो कि अभी हमने शो किया, अपॉन में ए डैश बी डैश बाई एफ नॉट। आपको पता है ए बाई बी बाई सी बाई डी इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास ए इंटू डी अपॉन में सी इंटू बी के इक्वल। तो वही हम करेंगे ए डैश बी डैश अपॉन में यू ई। अब ये हो गया सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ, तो ए डैश बी डैश इंटू डी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो डी की जगह एफ नॉट है तो वो चला जाएगा ऊपर की तरफ, एफ नॉट न्यूमरेटर साइड में। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा हमको ए डैश बी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू मिलेगा हमारे पास एफ नॉट बाई यू ई के इक्वल। तो यहाँ से हमें मैग्नीफिकेशन मिलता है m इज़ इक्वल टू एफ नॉट बाई यू ई के इक्वल। मीन्स यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन होगा वो फोकल लेंथ अपॉन में वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है आई पीस से, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा है इमेज, अपॉन में उसका रेशियो जो होगा वही होगा मैग्नीफिकेशन के इक्वल। अभी हमने जब माइक्रोस्कोप देखा था तो वहाँ पे अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे थे, जैसे वहाँ पे आ रहा था 10x, तो वो क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहा था 10 टाइम्स। लेकिन हम अगर टेलीस्कोप की बात करते हैं 10x 15x, तो ये क्या करता है, उतने टाइम्स ऑब्जेक्ट को हमारे आइज़ के क्लोज लाता है। जैसे हमने कहा कि ये 15 इसका मैग्नीफिकेशन है, अगर ये 15 मैग्नीफिकेशन है तो इस केस में क्या करेगा, जैसे मून है तो उसको 15 टाइम्स वो क्या करेगा, हमारे आइज़ के क्लोज लाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है कि ये ऑब्जेक्ट को हमारे आइज़ के क्लोज कितना ला रहा है। वहाँ पे केस था कि वो मैग्नीफाई कितना कर रहा है। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं मैग्नीफिकेशन का केस। 2 केस मीन्स मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। नेक्स्ट हम पहला केस देखते हैं, कब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होगा। आपको पता है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगा, जब इमेज जो फॉर्म हो रही है वो हमारे लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म हो, तभी जाके इमेज की जो इमेज है वो उसका मैग्नीफिकेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। कैसे होगा, जैसे कि लेट सपोज दैट ये मार्कर है मेरे पास, तो ये मार्कर मेरे पास अगर मैं आइज़ के क्लोज रखता हूँ, जो कि हमारे पास नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, अगर 25 सेंटीमीटर पे रखूँगा तो इसकी इमेज बड़ी बनेगी, और इसको जैसे जैसे दूर ले जाऊँगा मैं उतनी कम जो इसकी इमेज होगी वो छोटी हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि विजुअल एंगल जो है हमारे आइज़ पे फॉर्म हो रहा है वो कम फॉर्म होगा। जब कम फॉर्म होगा तो मीन्स इमेज क्या होगी, छोटी बनेगी, और जब ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम इमेज, जो मैक्सिमम हाइट का इमेज मीन्स जो उसकी हाइट होगी वो ज़्यादा बड़ी हमें दिखाई देगी। अगर मैं इसे 25 सेंटीमीटर में रखूँ तो ये बड़ी दिखेगी, और इसे मैं दूर ले जाकर रखता हूँ तो ये मुझे छोटी दिखेगी। अब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस, हमें जो हम इमेज अपने आई से देख रहे थे टेलीस्कोप में, तो वो कौन सा देख रहे थे, जो इमेज फॉर्म हो रही थी आई पीस के द्वारा, जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही थी उसे हम देख रहे थे। तो अगर उसे हम 25 सेंटीमीटर, जो कि है हमारे लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, जो एवरेज ह्यूमन के लिए वो 25 सेंटीमीटर पे है, अगर उसे हम 25 सेंटीमीटर पे फॉर्म कर दें, मीन्स हमारे आई पे क्या होगा, जो थीटा एंगल होगा वो लार्ज फॉर्म होगा। जब लार्ज फॉर्म होगा तो मीन्स मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो मुझे इमेज देखने को मिलेगी वो बड़ी देखने को मिलेगी। तो उस केस में बड़ी देखने को मिलेगी। जब बड़ी देखने को मिलेगी तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल इमेज को है उसे डी पे बनाएंगे। डी मीन्स 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, जिसे हम डी कह रहे हैं, तो वहाँ पे फॉर्म होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस कब होगा, मैक्स मैग्नीफिकेशन
मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस तब होगा जब हमारे पास फाइनल इमेज किसके द्वारा फॉर्म हो रही थी, आईपीस के द्वारा फॉर्म हो रही थी। फाइनल इमेज formed by eyepiece at D। जब D पे फॉर्म होगी तो आपको पता है कि D क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है वो D पे फॉर्म हो रहा है, तो जो यहाँ पे जो इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी वो -D के इक्वल हो जाएगी। -D क्यों होगी, क्योंकि वर्चुअल फॉर्म हो रही है, मीन्स ये इंसिडेंट जो यहाँ पे जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है उसी साइड में इमेज भी फॉर्म हो रही है। जो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क कर रहा था वहीं पे इसकी इमेज फॉर्म हो रही थी, तो यहाँ पे -D के इक्वल हो जाएगा। और जो UE था जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा U - UE के इक्वल हो जाएगा। और जो फोकल लेंथ थी हमारे पास वो आपको पता है FE के इक्वल होगी, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है। अब यहाँ पे UE की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे UE की वैल्यू और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो आपको पता है लेंस मेकर फार्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे f की जगह है FE, तो 1/FE इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/d माइनस, और ये माइनस और इसका माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, जब मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस और माइनस का तो वहाँ पे प्लस हो जाता है 1/UE। 1/UE के इक्वल हो जाएगा, तो 1/UE के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से 1/UE की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो वो हो जाएगी 1/FE। ये माइनस में था, इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 1/FE प्लस 1/d के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम पुट करेंगे मैग्नीफिकेशन के वैल्यू में, तो m इज इक्वल टू f0 1/UE। अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू f0 इंटू 1/UE। तो अब यहाँ से UE की वैल्यू रखेंगे इंटू UE की वैल्यू है 1/FE प्लस 1/d। तो यहाँ से आएगा हमारे पास, अगर हम FE कॉमन ले लें तो f0/FE यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे FE नहीं था तो FE आएगा, तो FE मल्टीप्लाई में हो जाएगा FE अपॉन में D। तो इस तरह से हो जाएगा हमारे पास मैग्नीफिकेशन का हो जाएगा केस, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का जब D पे फॉर्म हो रही थी तो वहाँ पे हो जाएगा f0/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D, मीन्स यहाँ पे फोकल लेंथ था ऑब्जेक्टिव लेंस का अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ब्रैकेट में 1 प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस अपॉन D। तो ये केस हो जाएगा हमारा स्ट्रेन्ड आइज का, स्ट्रेन्ड आइज। तो यहाँ पे आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, जब क्या होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट पे होगी हमारी आइस। नॉर्मल एडजस्टमेंट पे जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस देखेंगे तो इस समय हमारी आइस क्या होती है, रिलैक्स्ड होती है। एडजस्टमेंट, ये क्या होगा, रिलैक्स्ड आइस का केस होगा। और इस केस में क्या होती है, फाइनल इमेज जो होती है वो बनती है इन्फिनिटी पे। हमारी आइस कब रिलैक्स होती है, जब फाइनल इमेज है इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मिनिमम मैग्नीफिकेशन का केस हो जाएगा। मिनिमम मैग्नीफिकेशन का जब मिनिमम मैग्नीफिकेशन का केस हो जाएगा, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है, तो v की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी के इक्वल, u की वैल्यू -UE के इक्वल, f की वैल्यू FE के इक्वल। तो यहाँ से लेंस मेकर फार्मूले से हम निकालेंगे 1/f इज इक्वल टू, फाइंड आउट करेंगे 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/FE इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/UE।
तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1/u/e इज इक्वल टू 1/∞ की वैल्यू हो जाएगी 0 की इक्वल, तो 1/u/e इज इक्वल टू 1/fe। अब इसे पुट करेंगे हम मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा f0 ue की वैल्यू हो जाएगी 1/ue की वैल्यू हो जाएगी fe के इक्वल। तो इस केस में आएगा मिनिमम मैग्नीफिकेशन केस में आएगा m इज इक्वल टू f0/fe के इक्वल। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। ये था हमारे पास मिनिमम मैग्नीफिकेशन का केस, और इस टाइम जो हमारी आइस होती है वो रिलैक्स्ड आइस का केस होता है। ये हो जाता है हमारे पास रिलैक्स्ड आइस। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट यहीं पे हमने जैसे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप की बात की थी, इसी तरह टेलीस्कोप में अगर लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की बात करते हैं तो वहाँ पे होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू मॉड ऑफ f0 प्लस मॉड ऑफ ue। अभी आपने देखा जब हम ऑब्जेक्टिव लेंस हमने बनाया था, इस तरह से ऑब्जेक्टिव लेंस था और इस तरह से कुछ आईपीस थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था जो बीच में, वो क्या था, यहाँ से f0 की दूरी पे था f0, और ये दूरी जो थी आईपीस से वो थी ue की इक्वल। तो जो टेलीस्कोप का लेंथ होता है वो f0 प्लस μe के इक्वल होता है, ue के इक्वल होता है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा मॉड ऑफ f0 प्लस मॉड ऑफ ue। तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। अभी जो हमने मैग्नीफिकेशन का केस देखा, अब उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। आपको पता है जनरल फार्मूला होगा जो टेलीस्कोप के लिए हमने वो लाया f0/ue के इक्वल। अब इसको अगर हम मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में हो जाता है ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में हो जाता है ये m इज इक्वल टू f0/fe ब्रैकेट में 1 प्लस fe/d। ये हमारे पास आता है, ये है मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का। इस केस में जो फाइनल इमेज होती है आईपीस के द्वारा जो बनती है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस एट डी पे फॉर्म होती है। और इस केस में जो आइस होती है वो क्या होती है, स्ट्रेंड आइस का केस होता है, स्ट्रेंड आइस। और सेकंड बात करें हम मिनिमम मैग्नीफिकेशन की, या फिर जिसे हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें हम, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो इस केस में क्या होता था, हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है वो मिनिमम होता है, मिनिमम मैग्नीफिकेशन। इस केस में जो फार्मूला आता है m इज इक्वल टू हो जाता है f0/fe के इक्वल। और ये जो केस होता है ये होता है रिलैक्स्ड आइस का केस, रिलैक्स्ड आइस का केस होता है ये रिलैक्स्ड आइस का। इस टाइम पे जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज formed at infinity by eyepiece। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ डिफेक्ट आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक पहले आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। हम बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में आपको पता है कि जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं वो बहुत ही लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का लेते हैं, ताकि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट रेज आ रही हैं उसे कलेक्ट किया जा सके, ताकि वो इमेज अच्छे से बना सके। तो हम क्या करते हैं, इन अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप टू कलेक्ट
huge amount of to collect huge amount of light rays from distant object we use objective lens having large aperture and large focal length तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो प्रॉब्लम क्या होती हैं उसे देखते हैं। द प्रॉब्लम्स associated with this large objective lens is सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, इसे मैन्युफैक्चर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसे लिखेंगे डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर। इसे बनाना ही बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर। सेकंड वन इज़, इसे बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और इसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो ये क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है। एंड इसे आपको पता है कि ये जो टेलीस्कोप होगा जिसमें लेंस बहुत बड़े बड़े लगे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे मैकेनिकली हेल्ड करना भी मीन्स स्क्रू ड्राइवर जो आप स्क्रू लगा रहे हैं वहाँ पे नट बोल्ट लगा रहे हैं या फिर जो आप स्टैंड लगा रहे हैं उस पर क्या करना होगा, मैकेनिकली हेल्ड करने में भी डिफ़िकल्टी आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्ड देखते हैं। हमें डिफ़िकल्टी भी होती है, डिफ़िकल्ट टू हेल्ड, डिफ़िकल्ट टू बी हेल्ड, टू बी होल्ड या हेल्ड, डिफ़िकल्ट टू बी हेल्ड मैकेनिकली। अब आपको पता है कि हमने जब तक ये रे ऑप्टिक्स जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ से हम बात कर रहे थे कि जो भी हम लेंस ले रहे थे वो स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ का ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये जो लार्ज अपर्चर का है उसकी फोकल लेंथ लार्ज है। इस आप देख रहे थे हम उस केस में थिन लेंसेस ले रहे थे, लेकिन ये लेंस भी क्या होगा, इसमें की कुछ थिकनेस होगी। तो अब इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ डिफेक्ट आएंगे, प्रॉब्लम होगी। वो प्रॉब्लम है पहली स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन ये स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है? स्फेरिकल एबरेशन आपको पता है कि जैसे हम लेंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो पैरा एक्सियल रेज थी वो क्या कर रही थी, फोकस पे कन्वर्ज कर रही थी। लेकिन इस केस में क्या होता है, अब रेज बहुत दूर से आ रही हैं और ये जो बहुत ही बड़ा है जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे जो पैरा एक्सियल रेज होंगी वो तो फोकस पे कन्वर्ज करेंगी, लेकिन जो इससे दूर होंगी रेज, लेट सपोज दैट हमने यहाँ एज की बात की, तो इस केस में क्या होंगी, ये कहीं और पे कन्वर्ज होंगी। मीन्स इनके लिए एक दूसरा फोकस हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से कन्वर्ज होंगी यहाँ पे, ये हो गया हमारा, ये पैरा एक्सियल रे के लिए फोकस हो जाएगा। और इस केस में हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से फोकस ये फॉर्म करेंगी, तो यहाँ पे इसका कहीं पे फोकस फॉर्म होगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे रेज पैरा एक्सियल जो
जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती जाएंगी तो उनका फोकस अलग अलग रेज के लिए अलग अलग हो जाएगा। यहाँ की बात करेंगे तो कुछ यहाँ पे फोकस बनेगी, तो मीन्स यहाँ पे स्फेरिकल एब्रेशन आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे लेंस जो है बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो कुछ ना कुछ है, जिसकी वजह से जो बेंडिंग होगी, जो रिफ्रैक्शन होगा अलग अलग जगह से अलग अलग होगा। तो यहाँ पे स्फेरिकल एब्रेशन भी आ जाता है। स्फेरिकल एब्रेशन क्यों आता है? ड्यू टू शेप। और ये बात करें हम तो ये लेंस में भी होता है, ये लेंस में भी होता है और मिरर में भी होता है। आपको पता है मिरर भी आप जब बहुत बड़ा लेंगे तो उस केस में भी ये होगा। एंड फिफ्थ वन, क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन अब आपको पता है ये अब क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है? क्रोमेटिक एब्रेशन होता है सिर्फ लेंस में, जहाँ पे रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है। मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है? क्रोमेटिक एब्रेशन आपको पता है जैसे कि वाइट लाइट आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, जब वाइट लाइट आ रही है तो उसमें अलग अलग कलर्स हैं, बिग और कलर्स हैं जो कि प्रेजेंट है उसमें। आपको पता है अलग अलग कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती हैं और अलग अलग वेवलेंथ के कलर्स अलग अलग बेंड करते हैं। मीन्स अगर वो रिफ्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ वेवलेंथ जो होगा वो ज़्यादा बेंड करेंगे, कुछ कम बेंड करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको अलग अलग कलर्स, जैसे कि रेड आपको पहले दिखेगा, फिर वायलेट कहीं पे दिखेगा। जैसे लेट्स सपोज दैट यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे रेड लाइट आई, इसकी बेंडिंग कम हो गई, ये दूर पे बनेगा, कहीं यहाँ पे रेड लाइट होगी, यहाँ पे वायलेट लाइट आई, इसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी और ये यहाँ पे बनेगा। तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे लेट्स सपोज दैट हमने मून की बात की तो आपको कहीं पे रेड मून देखने को मिलेगा, कहीं पे ब्लू, कहीं पे वाइट, कहीं पे ग्रीन, सॉरी वाइट नहीं वायलेट, कहीं पे ग्रीन, येलो। तो ऐसा क्यों होगा? इसकी वजह से क्रोमेटिक एब्रेशन भी आ जाता है। मीन्स अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स के दिखने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है जब रिफ्रैक्शन होता है तो उनके वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिस्पर्सन का केस आ गया, जैसे हमने प्रिज्म में बात की थी, तो प्रिज्म भी क्या था वहाँ पे, वो भी ग्लास का बना हुआ, तो ये भी ग्लास का बना हुआ है। तो यहाँ पे भी मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो बेंडिंग सबकी डिफरेंट है, इसकी वजह से जो अलग अलग कलर की बेंडिंग अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे रेड के लिए कुछ और फोकस हो जाएगा, वायलेट के लिए कुछ और फोकस हो जाएगा, ग्रीन के लिए कुछ और फोकस हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके लिए भी अलग अलग फोकस हो जाएगा। तो ये क्रोमेटिक एब्रेशन होता है सिर्फ लेंस में। मिरर में आपको पता है रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आया, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आज के लेक्चर में इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि जो लेक्चर है बहुत लेंदी हो जाएगा। लेंदी होने के वजह से गांव में ये अपलोड नहीं हो पाता है अच्छे से, उतना लेंदी वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, उसे भी सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।